आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं केमिकल किनेटिक्स को। केमिकल किनेटिक्स जो है बेसिकली ये रिलेट करती है रिएक्शन के साथ, केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास मुख्तलिफ डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं उनके साथ। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स जो है वो केमिकल रिएक्शन को क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उन तमाम तर चीजों की स्टडी हम करते हैं केमिकल किनेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन वो वाला हमारे पास प्रोसेस है कि किस स्पीड के साथ ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है। सेकेंडली हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट्स हैं जो वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं वो उस दौरान कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फैक्टर जो है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो प्रेशर हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो सकती है, वो आपके पास सॉल्वेंट हो सकता है, वो आपके पास कैटलिस्ट हो सकता है। ये तमाम तर वो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं और इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द स्पीड विद विच अ रिएक्शन प्रोसीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास हम इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। अब आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए, वो रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट आपके पास बी बन रहा है। अगर आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास किस तरह लिखेंगे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि स्पीड विद विच रिएक्शन प्रोसीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा किस चीज को शो कर रहा है, चेंज को। अगर चेंज आपके पास ज्यादा है, बड़ा चेंज है, मतलब कि आप ज्यादा टाइम के अंदर चेंज को नोट कर रहे हैं, मतलब एक रिएक्शन शुरू होता है, आप इनिशियली फाइंड करते हैं कि ए की कंसंट्रेशन कितनी है, फिर आफ्टर 10 मिनट्स आप ए की कंसंट्रेशन को दोबारा चेक करते हैं कि वो कितना कम हुई है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेजर टाइम के अंदर, बड़े टाइम के अंदर आपने मेजर किया है इसको, तो आप इसके साथ क्या लगाते हैं, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अगर आप इसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल माइनर टाइम के अंदर मेजर करें, मतलब कि सेकंड के अंदर या लेस देन सेकंड पार्ट के अंदर आप टाइम के मेजर करें इसको, तो फिर आपके पास ये जो डेल्टा है ये रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, डी के साथ। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, डी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी टाइम। अब आपके पास क्या है कि अगर हम देखें इसको, ये डी कहां से निकला हुआ है, ये डी जो है आपके पास ये निकला हुआ है डेरिवेटिव टर्म से, डिफरेंशियल टर्म से, जो कि मैथमेटिक्स के अंदर यूज होती है। डिफरेंशियल क्या होता है कि अगर किसी भी फंक्शन को आपने मेजर करना है, वो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है वो टाइम के हिसाब से, तो आप उसको बिल्कुल ही एक माइनर माइन्यूट टाइम के अंदर मेजर करेंगे, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, डी ए या डी एफ फंक्शन जो भी है आपके पास, उसके अंदर क्या होगा, डेल्टा टी चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल स्मॉलर टाइम के अंदर। तो उस सूरत के अंदर तो अगर हमने किसी रिएक्शन के प्रोसेस को मेजर करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो बिल्कुल माइनर टाइम के अंदर कितना चेंज हो रहा है उसको हम मेजर करते हैं, मतलब कि सेकंड या लेस देन सेकंड के अंदर उसके अंदर कितना चेंज है उसको मेजर करते हैं। तो इस वजह से उसके साथ डेल्टा की बजाय हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है माइनस डी ए ओवर डी टी, या फिर हमारे पास हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डी बी ओवर डी टी। अब यहाँ पे डी ए क्या है कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो रहा होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा होता है, तो इस वजह से हम इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। इस इक्वेशन को आप बोल सकते हैं ये क्या है आपके पास, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा होता है, रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, कंज्यूम हो रहा होता है। तो आपके पास अगर हम इसी इक्वेशन को, इसी मैथमेटिकल टर्म को किसी दूसरे रिएक्शन से समझने की कोशिश करें तो किस तरह समझ सकते हैं। हमारे पास एक और रिएक्शन दिया गया है जो कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए is equal to rate of consumption of B is equal to rate of formation of C is equal to rate of formation of D। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास जो रिएक्शन है उसके अंदर वो इक्विमोलर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो उसको तो आप इस तरह लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन पे क्या करना पड़ेगा, उसके रेट को डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए को चेक कर रहे हैं तो क्या कर देंगे, उसके रेट को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ उसके। और इसी तरह बी के अगर फाइंड कर रहे हैं तो उसको भी उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करेंगे, सी को भी और डी को भी। तो इस तरह आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो कंसंट्रेशन निकलेगी, जो आपके पास इन सबका अमाउंट निकलेगा वो इक्वलाइज हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स होते हैं वो हम बेसिकली डिराइव करते हैं कहां से, इस रेट इक्वेशन से। रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन आपको दी गई है माइनस डी ए ओवर डी टी हो सकती है या फिर प्लस डी बी ओवर डी टी हो सकती है। अगर ये इनमें से दोनों में से कोई भी अगर आपको दी गई है तो आपके पास जो डी ए है ये क्या है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट्स की। और कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डीएम क्यूब। और dt नीचे दिया गया, t के यूनिट क्या होते हैं, टाइम के सेकंड हो सकते हैं, या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं या ईयर हो सकते हैं। इनमें से कोई भी हो सकते हैं। नॉर्मली हम सेकंड्स के अंदर लेते हैं, तो इस वजह से हम जब इसको सेकंड्स के अंदर लेंगे तो हमारे पास इसके ओवरऑल यूनिट बन जाएंगे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से भी देखें तो वो भी सेम यही यूनिट्स बनते हैं। अगला हमारा जो स्टेप है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी है रेट ऑफ रिएक्शन की। हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है और दूसरा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है कि अगर आप एक फिनाइट टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप मेजरमेंट करते हैं किसकी, रिएक्शन के प्रोसीजर की, रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है उसके प्रोसेस की, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। वो स्पेसिफिक टाइम, वो टाइम जो इंटरवल होता है वो बिल्कुल माइनर होता है, वो मिनिमम होता है, वो सेकंड या फिर लेस देन सेकंड के अंदर मेजर करते हैं हम। और फिर दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है कि आप एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है उसके बाद आप मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अगर हम इसी रिएक्शन के लिए निकालें एवरेज टाइम तो वो क्या बनता है, डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा जो कि आपके पास ये शो करेगा कि आपके पास रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी तरह आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा आपके पास, वो आपके पास निकलेगा माइनस डी ए ओवर डी टी, क्योंकि जो आपके पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है नॉर्मली हम इसको इंस्टेंटेनियसली मेजर करते हैं, इसको एवरेज फॉर्म में मेजर नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेट लॉ के ऊपर। रेट लॉ क्या होता है, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ हमें बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस तरह रिलेट करता है। विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट मीन्स के रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो हम इस इक्वेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल। हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और आपके पास कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी। यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल 1 है और जो रिएक्टेंट बी है उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और जो आपके पास रिएक्टेंट ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है। तो इसका जो रेट आप बनाएंगे, रेट इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो होगी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए आप इसके साथ के लगाएंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ बी।
तो यहां तक तो हमें क्लियर है कि ये हमने, दिखने में तो ये लग रहा है कि हमने इसको कहां से उठाया है, इक्वेशन को देखने हम इसको बना दिया हमने, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि इक्वेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट या उसके मोल्स दिए गए हैं वही उसकी पावर बन जाए, बाज़ औक़ात चेंज भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि आप जो रेट इक्वेशन है इसको आप एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं, इसको आप डायरेक्टली इक्वेशन से नहीं लिख सकते। इसको समझने के लिए हम कोई एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास अमोनिया जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और आपके पास N2+3H2 बन रहा है। अगर आप इसकी रेट इक्वेशन लिखना चाहें तो रेट इक्वेशन विल बी इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अब होना तो ये चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, तो यहां पे इसकी पावर क्या बन जाएगी 2। लेकिन रियल में क्या होता है, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो डीकम्पोजिशन ऑफ जो आपके पास अमोनिया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होता है। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इसकी डीकम्पोजिशन डिपेंड नहीं कर रही होती। आपके पास इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल है, आपके पास N2O5 डीकम्पोज आ रहा है और आपके पास NO2 और O2 बन रहा है। अगर हम इसका रेट लिखें तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू K NO2 N2O5। इसकी पावर क्या बनती है, वैसे इस इक्वेशन के मुताबिक इसकी पावर 2 बनती है, लेकिन इसकी रियल में पावर कितनी है 1 है, जो कि हम लिखते नहीं है। तो इस वजह से हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यूज है, जो इसकी पावर है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी इक्वेशन, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेट इक्वेशन आप जब भी लिखेंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कि a पावर m इंटू बी पावर n। जो m और n की वैल्यूज हैं ये हम कहां से निकालेंगे, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मॉलिक्यूलरिटी। जो मॉलिक्यूलरिटी है ये भी हम नॉर्मली यूज करते हैं ये टर्म। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यूज हो रहे थे किसी भी रिएक्शन के दौरान वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहलाते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन है, लेट्स से आपके पास 2NO + O2, ये आपके पास प्रोडक्ट दे रहा है 2NO2। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी के अंदर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे हमेशा आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करना होता है, नंबर ऑफ बेसिकली मोल्स को काउंट करना होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे NO के कितने मोल्स है 2 और O2 के कितने मोल है 1, तो 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी 3। तो ये टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है, ये टर्म मॉलिक्यूलर। और आपके पास ये क्या कहलाता है, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास दूसरा रिएक्शन है 2HI रिएक्ट कर रहा है और आपके पास डीकम्पोज हो रहा है बेसिकली ये H2 और I2 के अंदर। तो इसका अगर आप देखें इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहां पे 2 बनेगी। अच्छा, थर्ड आपके पास रिएक्शन है कि आपके पास हाइड्रोलिसिस हो रही है एस्टर की और आपके पास एसिड और अल्कोहल बन रही है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यूटिलाइज हो रही है, रिएक्ट कर रहे हैं, वो 2 हैं। तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी 2। तो ये भी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये भी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये जो ऊपर वाला था ये क्या था, टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन था। अच्छा, एक और चीज है मॉलिक्यूलरिटी के अंदर जो बहुत कॉमन है, वो क्या, वो है कि हमारे पास क्या है कि ये जो हाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, हाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस, वो हमारे पास क्या होते हैं, रेयर होते हैं। क्यों रेयर होते हैं, क्योंकि हमें पता है नॉर्मली रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जो फ्रूटफुल कोलिजन के काबिल होते हैं मॉलिक्यूल्स वही आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनके पास इतनी एनफ एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद होती है कि रिएक्शन के दौरान वो रिएक्ट कर जाएं, तो वही रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जब अगर कोई मॉलिक्यूल बड़ा है, उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, वो इतनी इजीली कोलाइड नहीं कर सकते, जिस वजह से वो रेयर होती है हाई मॉलिक्यूलरिटी। इसी तरह की एग्जांपल ही आप ले लें, N2O5 का मॉलिक्यूल आपके पास एक लार्जर मॉलिक्यूल है। जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स इस्तेमाल हो रही है, ये चेन रिएक्शन होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो अगर आप इसके मैकेनिज्म को देखें कि N2O5 डीकम्पोज होकर जब NO2 + O2 बनाता है तो वो कितने स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर वो क्या करता है, N2O5 चेंज होता है NO3 + NO2 के अंदर, ये स्लो स्टेप है। देन K2 दूसरे स्टेप के अंदर क्या करता है,
NO दोबारा ये आपस में NO3 प्लस NO2 रिएक्ट करके N2O5 अगेन बना देते हैं, और फिर कुछ NO2 प्लस NO3 क्या करते हैं, वो दोबारा आगे रिएक्ट करके NO2 प्लस NO प्लस O2 बना देते हैं। ये K3 स्टेप है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो NO बना है ये NO अगेन जाके किसके साथ रिएक्ट करता है, N2O5 के साथ। ये अगेन जाके N2O5 के साथ रिएक्ट करता है, तो उसके बाद आपके पास क्या बन जाता है, 3NO2, जो आपका रियल प्रोडक्ट है। तो इस तरह आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी के अंदर ये सारे के सारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये काउंट होने चाहिए। अगर इनको सबको काउंट करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा जाके बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कहाँ से निकलेगी, जो स्लो स्टेप के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं वो यूज आपके पास बेसिकली इन्वॉल्व होगी फॉर द पर्पज ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के अंदर यूज हो रहे हैं, अकेला N2O5 यूज हो रहा है। तो इस वजह से ये आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बन जाता है। ये बाईमॉलिक्यूलर या फिर ट्राईमॉलिक्यूलर या फिर उससे अबव नहीं बनता। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस होते हैं वो रेयर होते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी जो मॉलिक्यूल्स की कॉमनली पाई जाती है वो 3 है। तो इससे ज़्यादा वाली भी हो सकती है लेकिन बहुत रेयर है, मतलब 4 या 5 हो सकती है लेकिन वो रेयर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आगे हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रेट इक्वेशन होती है उसके जो एक्सपोनेंट्स मौजूद होते हैं, अगर हम उनको ऐड अप कर दें तो वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। जिस तरह हम पीछे भी पढ़ रहे थे कि ये रिएक्शन था, इस रिएक्शन के अंदर A और B आपस में रिएक्ट कर रहे थे। A की जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो 1 है और B की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो यहाँ पे इन दोनों के अगर एक्सपोनेंट को ऐड अप कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, 3 बनता है। तो हम एक जनरल इक्वेशन से भी इसको समझ सकते हैं कि लेट्स से आपके पास A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, C और D आपके पास बन रहे हैं। A के नंबर ऑफ मोल्स जो कंज्यूम होंगे वो A है और जो नंबर ऑफ B के जो नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम होंगे वो B है। तो अगर हम इसकी रेट इक्वेशन बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, A की पावर A आ जाएगा और B की पावर B आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप निकालेंगे A के एक्सपोनेंट को और B के एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, आपस में ऐड अप कर देंगे। तो इससे आपके पास क्या निकल आएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुज कंसंट्रेशन चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन उनको हम काउंट करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के अंदर क्या करते हैं, उसके बरअक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान उनको हम काउंट करते हैं। अब दूसरा क्या है इसके अंदर, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये क्या होता है, इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन। इट इज सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन। हम यहां पे रेट इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं रिएक्टेंट्स के बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अच्छा, थर्ड डिफरेंस इनके दरमियान क्या है कि इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमेशा हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कभी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बरअक्स हम जो मॉलिक्यूलरिटी होती है उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली हमेशा मालूम करेंगे। और जो आपके पास मॉलिक्यूलरिटी है ये आपके पास थ्योरेटिकल क्वांटिटी होती है, इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। जिस तरह के आपके पास बहुत सारे रिएक्शन है जो कि 1.4 या 1.5 के अंदर भी मौजूद होते हैं। जिस तरह के आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये इसको हम सोडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो 1.46 होता है। ये फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी होल नंबर में नहीं होगी। ये क्या होगी, हमेशा होल नंबर के अंदर मौजूद होगी। ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये होल नंबर में मौजूद होगी हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये जीरो भी हो सकता है। ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर। और आपके पास जो मॉलिक्यूलरिटी है ये कभी भी इसकी क्वांटिटी जीरो नहीं होती, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती।
अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी की जो वैल्यू है मैक्सिमम वो 3 से ऊपर भी हो सकती है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।